18वीं सेंचुरी के बंगाल के रहने वाले जगत सेठ, जो एक व्यापारी और बैंकर थे, जिनकी नेटवर्थ ₹8.3 लाख थी, जो कि करेंटली $1 ट्रिलियन के बराबर है, जो कि अभी मुकेश अंबानी और इलॉन मस्क की नेटवर्थ से भी ज़्यादा है। जगत सेठ लास्ट मुगल एम्परर में सबसे अमीर थे और जगत सेठ ने लास्ट के मुगल बादशाहों और अंग्रेज़ों को भी फाइनेंशियली काफ़ी मदद की थी। तो ये बात है 1760 की, जब मनिक चंद ने राजकुमार फर्रुखसियर को मुगल सम्राट बनने में फाइनेंशियली हेल्प की थी, जिसके लिए फर्रुखसियर ने मनिक चंद को जगत सेठ का टाइटल दिया, जो कि इस वेल्दी फैमिली का हेड था। इससे पता चलता है कि फर्रुखसियर और जगत सेठ के बीच काफ़ी अच्छे रिलेशन थे और यहाँ तक कि बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान जगत सेठ फैमिली के क्रेडिट नेटवर्क को यूज करते थे दिल्ली में मुगल एम्परर्स को एनुअल ट्रिब्यूट देने के लिए। फिर बंगाल की गद्दी पर तख्ता पलट में अलीवर्दी खान को बंगाल की गद्दी पर जगत सेठ ने ही बैठाया था। विलियम डैलरिम्पल, जो कि एक हिस्टोरियन है, वो कहते हैं कि जगत सेठ बंगाल में किसी को भी बना या मिटा सकते थे, चाहे वो बंगाल का रूलर ही क्यों ना हो, क्योंकि इनकी पॉलिटिकल इंटेक्ट भी इनकी फाइनेंशियल इंटेक्ट की तरह बहुत शार्प थी। जगत सेठ फैमिली बंगाल गवर्नमेंट के लिए टैक्स कलेक्शन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और भी अदर बिजनेस ये फैमिली ओन करती थी। और एक बार तो इस फैमिली ने खुद के राजमुद्रा यानी कि कॉइन बना के फॉरेन करेंसी के साथ ट्रांजैक्शन में यूज किए थे, जिससे इस वेल्दी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी हुआ। और अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो जगत सेठ फैमिली के पास पूरे ब्रिटिश एम्पायर से ज़्यादा संपत्ति थी। और एक बार ऐसा ही किस्सा है, जब एक बार एक इंडियन लोकल बिजनेसमैन कंटू ने जगत सेठ से लोन लिया, क्योंकि कंटू सिल्क को खरीदने में इंटरेस्टेड था, बट ये कंटू के लिए एक लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट रहा और अब कंटू के पास पैसे नहीं थे जगत सेठ को लौटाने के लिए। तो कंटू ने जगत सेठ को पैसे वापस लौटाने के लिए अपनी डील तक को क्रैक कर दिया था, जो कि उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ की थी। इससे हमको पता चलता है कि जगत सेठ कंपनी की क्या वैल्यू थी कंपेयर टू ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर 1740 में नादिर शाह बंगाल की गद्दी पर बैठा, जिससे फतेह चंद को एक बहुत बड़ा लॉस हुआ, जो कि इसी फैमिली में से थे और अब नए जगत सेठ बन चुके थे। लेकिन फतेह चंद इसके बाद भी अपनी बिजनेस को चलाने में एवल थे। लेकिन फिर 4 साल बाद 1744 को इनकी डेथ हो गई और फिर बंगाल पर मराठाओं का आक्रमण होता है, जिसमें बारगी मराठा जगत सेठ की हवेली से 2.5 करोड़ रुपए लूट के तौर पर ले जाते हैं। इससे जगत सेठ की पूरी फैमिली को एक बहुत बड़ा लॉस हो चुका था। फिर इसके बाद 1756 में बंगाल का नया नवाब सिराजुद्दौला बनता है, जिसने जगत सेठ से 30 मिलियन रुपए की मांग की थी, जिसको जगत सेठ ने इनकार कर दिया और यहीं से बंगाल के नवाब और जगत सेठ के बीच अनबन शुरू हो गई। और जगत सेठ के साथ और दूसरे बड़े लोग अंग्रेजों के रॉबर्ट क्लाइव के साथ हो गए और रॉबर्ट क्लाइव को पैसे देने लगे, ताकि रॉबर्ट इस पैसे को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ यूज कर सके, क्योंकि अंग्रेज बंगाल के नवाब को हटाकर बंगाल पर अपनी सत्ता जमाना चाहते थे। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव के साथ जगत सेठ के साथ और ये दूसरे लोग एक कॉन्स्पायरेसी ग्रुप बना तो चुके थे, लेकिन इस ग्रुप के कोई भी मेंबर का भारत पर ब्रिटिश शासन हो जाए ऐसा किसी का इंटेंशन नहीं था। ये सब तो बस अपने पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए रॉबर्ट क्लाइव का साथ दे रहे थे। लेकिन फिर अब 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ते हैं, जिसमें जीत ईस्ट इंडिया कंपनी की होती है, जिससे अब बंगाल में शासन ब्रिटिश का हो चुका था। और फिर ये मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बना देते हैं। अब इन्होंने 1763 को जगत सेठ, मेहताब चंद, स्वरूप चंद और इनके परिवार के कई मेंबर्स का मर्डर करवा दिया। फिर इसके बाद जगत सेठ का टाइटल मेहताब चंद के बेटे कुशल चंद को दिया गया, बट ब्रिटिशर्स को बंगाल के मुर्शिदाबाद से अपनी ट्रेजरी और मिंट कोलकाता ट्रांसफर करने के लिए किसी प्राइवेट बैंकर की नीड बहुत कम हो गई, जिससे एक बहुत बड़ा लॉस नए जगत सेठ को लगा। और जब मेहताब चंद के मर्डर के बाद जब उनके बेटे कुशल चंद सेठ बने, तो तब वो बस 18 साल के थे और कुशल चंद के पास अपने पिता मेहताब चंद जैसी पॉलिटिकल स्वेनेस नहीं थी। और कुशल चंद खर्चीला भी बहुत था। वो अपने पहले के परिवार जैसे अपने पैसे का यूज़ अपने बिजनेस में नहीं कर पाया और यहीं से अब इनकी बुरी किस्मत शुरू हो गई, क्योंकि अभी के जगत सेठ कुशल चंद को अपने बिजनेस को कैसे चलाना है इसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। और अब बंगाल पर अंग्रेजों का शासन था, जिनको अब किसी प्राइवेट बैंकर की भी ज़रूरत नहीं थी। कुशल चंद की डेथ के बाद अब धीरे धीरे ऐसा ही चलता रहा। कुशल चंद की डेथ के बाद अगले जगत सेठ गोविंद चंद बने, जिनकी डेथ 1864 में हो गई। फिर ऐसे ही 1864 के बाद अगले सेठ गोपाल चंद और फिर गोपाल चंद के बाद गुलाब चंद अगले सेठ बने। और अभी तक इस परिवार के फॉर्च्यून्स भी पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। और ये बात हम इससे जान सकते हैं कि इनके परिवार के लास्ट मेंबर की डेथ 1912 में हुई थी, जिन्होंने अपना गुजारा अंग्रेजों से मिलने वाली पेंशन द्वारा किया था।
और अब इस फैमिली का घर एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो देखा जाए तो इस फैमिली के कंगाल होने के कई सारे रीजंस थे। इस फैमिली के आखिरी मेंबर्स अपने बिजनेस को संभाल नहीं पाए। बारगी मराठाओं द्वारा 2.5 करोड़ रुपए की लूट और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से अपने रिलेशंस को खराब करना, और बंगाल के नवाबों को ये लोन देते थे जो कि समय समय पर वापस भी आ जाता था। लेकिन इस फैमिली ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी बहुत ज़्यादा लोन दे रखा था, जो कि बस शुरुआत में तो ब्रिटिशर्स ने लौटाया, लेकिन फिर प्लासी के युद्ध के बाद इनडायरेक्टली जब बंगाल पर ब्रिटिशर्स का शासन था तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस फैमिली को उसका लोन लौटाया ही नहीं, और आखिर में इस फैमिली का आखिरी मेंबर ब्रिटिशर्स द्वारा दी गई पेंशन से अपना गुजारा करते थे। तो चलिए बस आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।